दोनों चार्जेस क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। डिपेंडेंस ऑफ के दो फैक्टर्स पे है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स है। इतना एक्शन का मैग्नीट्यूड है उतना ही रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इनके दरमियान कौन सा मीडियम प्रेजेंट है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास कूलम्स लॉ। हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, डायग्राम और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांसीसी साइंसदान चार्ल्स डी कूलम, साइंसदान का नाम है, इन 1874 प्रेजेंटेड द कूलम्स लॉ, और उसने अपने नाम से ही इसका लॉ का नाम रख दिया कूलम्स लॉ। अब कूलम लॉ क्या स्टेट करता है? ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को डिफ़ाइन करता है। सपोज करें कि आपके पास दो चार्जेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ज Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। आपको पता है कि व्हेन द चार्जेस आर सेम दे विल रिपेल ईच अदर। और इसी तरह अगर आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, वो भी चार्जेस सेम है तो भी वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास चार्जेस सेम हैं, चार्जेस डिफरेंट हैं, जिस तरह प्लस माइनस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब कूलम्स लॉ इन्हीं दो चार्जेस के लिए सारी डिस्कशन करता है और बताता है कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो किस तरह से चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे प्रेजेंट है। Q1 या Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, या इन दोनों के दरमियान जो फासला है, असल में फासला हमेशा सेंटर्स के दरमियान होता है। अगर ये चार्ज है तो इसका ये सेंटर है, इस सेंटर से इस सेंटर तक का जो फासला है वो R है हमारे पास। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इसके डिस्टेंस पर कैसे इफेक्ट होती है, तो देखते हैं इस टॉपिक को। सपोज करें स्टूडेंट्स, आपके पास दो चार्जेस हैं, चार्ज प्लस Q1 एंड चार्ज प्लस Q2, और दोनों चार्जेस क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्लस Q1 की जो फोर्स होगी वो फोर्स F12 होगी, और जबकि चार्ज प्लस Q2 की फोर्स होगी वो फोर्स F21 होगी। जो चार्ज है 2 है तो आप 2 को पहले लिखेंगे, और उसकी जो रिपल्शन है वो 1 की तरफ है तो हम 1 बाद में लिखेंगे। इस तरह यहाँ पर 1 2 को हमने लिखा है। और अब इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो फासला है उसको हम R कहते हैं। अब कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है? कूलम्स लॉ हमें ये कहता है कि इनके दरमियान जो रिपल्शन की फ़ोर्स है, या अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो चार्जेस, जारी बात है दो ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। एक चार्ज के लिए केस पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों चार्जेस के आप जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। और इस तरह जो R है इनके दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान फासला है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो R है ये फोर्स के R का स्केयर यानी डिस्टेंस का स्केयर फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन बनाता है। इसका मतलब है अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, हम इन चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो इनके दरमियान जो R की वैल्यू कम होगी। अगर दोनों के दरमियान फासला कम है तो वो एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ रिपेल कर सकते हैं। और इस तरह अगर दो डिफरेंट चार्जेस हैं उनके दरमियान फासला कम कर दिया जाए, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद स्ट्रॉन्गर फोर्स। और यही बात कूलम ने कही थी, जिसको यहाँ पर मैथमेटिकली मेंशन किया गया। अब इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। और चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2 हैं। एंड अगेन दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि ये ओवर के नीचे है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और डिस्टेंस किन के दरमियान है? बिटवीन द 2 चार्जेस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये फिगर दो सेम चार्जेस को शो करती है।
उसके बाद जो नीचे वाली बी वाली फिगर है ये दो ऑपोजिट चार्जेस को शो करती है, ये प्लस Q1 है और दूसरा मेरे पास माइनस Q2 है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वही F12 ही है, यहाँ पर फोर्स F21 जिससे दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्स अट्रैक्टिव है, इस केस में ए वाले केस में फोर्स रिपल्सिव है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही फोर्स प्रेजेंट है और वो फोर्स F है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डायरेक्टली का साइन प्रेजेंट है, हम डायरेक्टली के साइन को अगर कांस्टेंट लगाएं तो डायरेक्टली के साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कि हमने यहाँ पर इक्वल लगाया और कांस्टेंट के को हमने कांस्टेंट कह दिया। तो अब यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है, या हम कह सकते हैं हमने जो रिजल्ट अभी तक ड्राइव किया है इक्वेशन 3 में, उसके अंदर क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं, F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है ये दो चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट है और वो चार्जेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में होंगे, डिफरेंट लाइन में वो प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर ऐसे भी प्रेजेंट है तो भी Q1 इधर प्रेजेंट है तो Q2 इधर प्रेजेंट है, हमेशा चार्जेस एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे। तो Q1 एंड Q2 हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं। स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, दिस लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस, दूसरे चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता। और पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका साइज़ उनके दरमियान फासले की निस्बत बहुत छोटा होता है। एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। अगर ये दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 इनके दरमियान फासला R है, K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, कि K किस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स डिपेंडेंस ऑफ K दो फैक्टर्स पे है, एक है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, कि जो चार्ज Q1 और Q2 प्रेजेंट है इन दोनों के दरमियान मीडियम कौन सा है। मीडियम का मतलब है कि ये दोनों चार्जेस एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट हैं, या किसी और मीडियम के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इस पर K डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट यानी यूनिट के तो सिस्टम हमने SI यूनिट भी पढ़ा है, CGS यूनिट का सिस्टम भी पढ़ा है, और भी सिस्टम्स होते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट पर और नेचर ऑफ मीडियम पर K की वैल्यू डिपेंड करती है। अब अगर हम इनके दरमियान जो मीडियम हमने बात की, नेचर ऑफ मीडियम, वो फ्री स्पेस रखते हैं, इन फ्री स्पेस, और दूसरी हम ये इसके साथ शर्त रखते हैं कि हमने जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो ऐसा ही यूज़ किया है, नेचर ऑफ मीडियम फ्री स्पेस है इन दोनों के दरमियान, और सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास SI यूनिट है। तो हम K की वैल्यू को क्या प्रेडिक्ट करते हैं, इफ़ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज फ्री स्पेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट इज SI, देन द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल होगा 1/4 बाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर 4 भी एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है 22/7, या आप उसे 3.14 भी ले सकते हैं। एप्सिलॉन आपके पास एक न्यू चीज़ है। अब ये क्या है, ये स्टूडेंट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है। आगे आप जैसे जैसे फिज़िक्स को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आप फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड की भी पढ़ेंगे, तो उसमें परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज के गिर्द एक फील्ड होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसकी जो हमारे पास परमिटिविटी उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने टॉपिक को MD कैट ECAT के हिसाब से भी, तो भी आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि परमिटिविटी E0 आपके पास है क्या और इसकी वैल्यू क्या है। और ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये इसकी वैल्यू तब है व्हेन फोर्स, चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ मेजर्ड इन SI यूनिट्स, क्योंकि फोर्स भी न्यूटन का यूनिट है, वो भी SI है, कूलम भी SI यूनिट है, और मीटर भी SI यूनिट है। और दूसरी शर्त क्या है, द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज फ्री स्पेस। तो उस केस में आपके पास ये वैल्यू फिक्स है और यही रहती है। अगर हम ये वाली एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट करते हुए K की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था, K इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वेशन 4 में, तो हम इक्वेशन 4 को दोबारा फिर से लिखेंगे और 4 की और पाई की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट करवाएंगे, सबको मल्टीप्लाई करवाएं और 1 से डिवाइड करवाएं, तो आपके पास K की वैल्यू आती है 9 × 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर ओवर के नीचे मौजूद था, जब ये ऊपर आएगा तो इसके यूनिट सारे कूलम है, तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। पर न्यूटन है तो न्यूटन की पावर +1 होगी। मीटर की पावर -2 है तो मीटर की पावर 2 हो जाएगी। अब के की ये वैल्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं। ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और ये शॉर्ट में भी सेपरेटली पूछ लिया जाता है। वैसे हम फ्लो में ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर से MCQ और जो शॉर्ट पिक किए जाते हैं। अब हम के की जो वैल्यू को हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो हमने वैल्यू को मेजर किया है। दो कंडीशंस मैंने बताई हैं, एक ऐसा यूनिट थे और दूसरी मैंने आपको बताई है व्हेन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज फ्री स्पेस। अगर आप इन दोनों कंडीशंस के अलावा भी देखना चाहते हैं, मीडियम चेंज हो जाता है एक यूनिट से तो उनके लिए उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि इतनी है तो आप इतने को ही रिमेंबर रखें। उसके बाद आपने के की वैल्यू को यहाँ पर पुट करवाना है। तो हमने के के लिए सारी डिस्कशन कर ली जितनी हमने करनी थी। अब के की वैल्यू जो हमने निकाली है ये वाली, इसको हम पुट करवाएंगे यहाँ पर इक्वेशन 3 में बैक। सो पुटिंग बैक इन इक्वेशन 3 हमारे पास एफ की वैल्यू ये आती है, F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे कि कूलम फोर्स ये जो F है ये हमारे पास एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि ये क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट है, सपोज़ ये आपके पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट है, तो आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अगर ये Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए Q2 विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द Q1 और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की फुल स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। जितना एक्शन का मैग्नीट्यूड है उतना ही रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। एक का जो एक्शन है ऊपर की तरफ है तो रिएक्शन हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगा, इस तरह से। तो इसी तरह ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए फिगर बनाई है। आप ये वाली फिगर को ड्रॉ करेंगे कि Q1 और Q2, अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है तो इन रिटर्न Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। पहली कंडीशन को फिगर ए से और दूसरी कंडीशन को फिगर बी से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। अब ये फोर्स इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, और रिपल्सिव फोर्स क्यों है? बिकॉज बोथ ऑफ द चार्जेस हैव द सेम चार्ज, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। Q1 और Q2 में Q1 जो है वो Q2 को अट्रैक्ट करेगा अगर तो वो सेम डिफरेंट चार्जेस होंगे, और वो रिपेल करेगा अगर तो वो सेम चार्जेस होंगे। सेम में प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों आ सकते हैं। तो जो फोर्स Q2 और Q1 की तरफ इस तरह लगेगी, तो पहले क्योंकि चार्ज Q2 की बात कर रहे हैं तो फोर्स 2 1 आएगी, और इस तरह इसका यूनिट वेक्टर भी R21 आएगा। अगर आप 2 1 की तरफ इस तरह से उसको एरो को रिप्रेजेंट करते तो पहले आपने 1 लिखना है, उसके बाद फिर 2 लिखना है और उसका यूनिट वेक्टर R12। अब जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इक्वल होगी -F21 के। क्यों? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन की डिफरेंट होने की वजह से नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया गया। अब एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, मैं हमेशा डेरिवेशन मार्कर से करती हूँ एंड आई वुड सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि वो भी इसे मार्कर से करें, क्योंकि जब आप डेरिवेशन को पेन से करते हैं या कोई और ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो बोल्ड राइटिंग नहीं देती, तो उसमें वेक्टर्स को बाज़-औक़ात रिप्रेजेंट करने के दौरान आप एरो डालना भूल जाते हैं, आप वेक्टर के नीचे लाइन लगाना भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर आप मार्कर से सारी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आपकी इस मिस्टेक को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने सारी डेरिवेशन को ही बोल्ड किया है, तो उसमें वेक्टर्स भी बोल्ड हो गए हैं ऑटोमेटिकली। तो हम F12 को अगर निकालना चाहें तो सेम वही इस इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। मैंने इस इक्वेशन को लिखा, और क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैंने यूनिट वेक्टर लगाया। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। F21 होगा तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर भी R21 आ जाएगा। अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो R12 इक्वल है -R21 के। इसका मतलब है कि R12 अगर हम इसको रिवर्स करवा दें, 1 2 करवा दें, तो ये नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कूलम फोर्स द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करती है।
अब हम उन्हीं दो चार्जेस के दरमियान इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम को स्टडी करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम का मतलब ये है कि अगर ये दोनों चार्जेस हैं तो इनके दरमियान कौन सा मीडियम प्रेजेंट है। वो आपके पास आपने कोई कंडक्टर रखा हुआ है, इंसुलेटर रखा हुआ है या कोई और किस्म का मटेरियल रखा हुआ है। सपोज़ अगर आपने इसके दरमियान इंसुलेटर रखा हुआ है, इंसुलेटर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्पॉट नहीं करती, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, अगर ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान पहले एयर प्रेजेंट थी, मीडियम यानी एयर था, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि ये चार्जेस दोनों रेस्ट पे, दोनों मूव नहीं कर रहे। तो उस केस में जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जब एयर थी तो इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा थी। लेकिन जब आपने इनके दरमियान कोई मीडियम रख दिया, सपोज आपने इंसुलेटर रख दिया, तो अब ये जो इंसुलेटर है ये एक डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करेगा। इंसुलेटर का मतलब है ऐसी चीज़ जो करंट को पास नहीं होने देती, जिस तरह प्लास्टिक वगैरह या कोई सिरेमिक मटेरियल अगर आप रख दें तो वो एक डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करेगी। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देती, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है, क्योंकि हर चार्ज की अपने गिर्द एक फील्ड होती है, जब वो बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आती है तो वो स्टोर ऑफ एनर्जी को अलॉक कर देती है। सो इफ़ द मीडियम इज इंसुलेटर, it is usually referred as dielectric. The presence of a dielectric always reduces the electrostatic force as compared to free space. Free space की बजाय जब आप दरमियान में इंसुलेटर रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो रिड्यूस करेगा बाय अ फैक्टर कांस्टेंट ई आर, और उस कांस्टेंट को हम ई आर इन रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो आपको ये भी शॉर्ट सेपरेट से आ सकता है, व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर आप कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम ऑफ अ रिलेटिव परमिटिविटी रखेंगे तो एक साथ आप फैक्टर का इजाफा कर देंगे, उसी पिछले रिलेशन के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी का साइन इस्तेमाल करेंगे। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, ग्लास के लिए डिफरेंट है, एयर के लिए डिफरेंट है। आपकी बुक के टेबल 9.1 में इसकी काफ़ी वैल्यूज़ लिखी हैं, जिसको मैंने टिक किया है। वैक्यूम, एयर, ग्लास, मिका, वाटर, आप इनकी वैल्यूज़ को याद कर लीजिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। तो इसमें से आप एयर कंसिडर कर रहे हैं। जब आप एयर कंसिडर करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1.006 हो जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल है, क्योंकि आगे 0.000 में कोई उसके आगे कोई फैक्टर आ रहा है, तो हम कहते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो हम जब यहाँ पर 1 पुट करवाएंगे तो अगेन हमारे पास वही इक्वेशन बन जाएगी जो हमने पहले ड्राइव की थी। सो इफ़ द मीडियम बिटवीन दी टू चार्जेस इज़ एयर, यानी वो रिलेटिव परमिटिविटी की, क्योंकि आप एयर की वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरे ऐसे मटेरियल को रखते हैं, ऐसे आप मीडियम का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वैल्यू 1.00 के अलावा कुछ और है, डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ग्लास की 4.8 से लेकर 10 तक है, तो इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट चेंज लाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या कूलम्स फोर्स जो है वो रिड्यूस या इंक्रीज़ होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कूलम्स फोर्स का। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए।